मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 150 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज। ये क्वेश्चन हमने लिए हैं पिछले साल के सीबीटी एग्जाम में से। जो पिछले साल 2022 में सीबीटी एग्जाम हुआ था, वहां हमने अलग अलग ट्रेड के बच्चों की रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके वहां से जो कॉमन क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ कॉपी किए, पीडीएफ बनाए और वीडियो के रूप में आप सबके सामने पेश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमी बेस्ड आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो चूज किए हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। तो ये सारी वीडियो जितनी सीरीज में बनेगी वो सभी जरूर से जरूर देखना। हम प्रत्येक क्वेश्चन को ना केवल उसमें आंसर बताएंगे, पूरी गहराई से आपको समझाएंगे प्रत्येक ऑप्शन के साथ, ताकि आप लोगों ये जो क्वेश्चन है कभी भी जिंदगी भर ना भूलो और आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर पर टिक कर दो और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर पास हो सको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि ईएस का जो सिलेबस होता है वह कॉमन होता है, ट्रेड चाहे कोई भी हो। तो प्रत्येक ट्रेड के बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सीरीज को आपको करने का एक फायदा और है, इस पूरी सीरीज के क्वेश्चनों को आप एज ए सैंपल पेपर लो, मॉडल पेपर लो, रिवीजन के तौर पर लो। आपको पता लग जाएगा अभी तक आपने ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए कितनी तैयारी कर रखी है, आपको कितने क्वेश्चन आते थे। आप ये समझिए कि आप एग्जाम दे रहे हो, सीबीटी एग्जाम की आपका चल रहा है। आप मेरे जवाब देने से पहले किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे, फिर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही था। इससे आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है और आपको इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एग्जाम देने का ईएस का वो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और दूसरा, हमने ये सीरीज बना रखी है, इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी बना रखी है। तो जिस बच्चे ने वो सीरीज नहीं देखी वो सीरीज भी देख सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे जो वीडियो अपलोड करते हैं, पीडीएफ भी जितनी अपलोड की जाती है हम टेलीग्राम चैनल पर उसको अपडेट कर देते हैं। तो वहां से आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है। आपको 4 चरण दिए गए हैं, 4 स्टेज दी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है यानी कि जो आमदनी में वृद्धि होती है वो कौन सी स्टेज में होती है। ऑप्शन आपके पास है डिक्लाइन स्टेज यानी कि गिरावट का चरण, इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि परिचय मंच, या मैच्योरिटी स्टेज जिसको हम परिपक्वता भी कहते हैं उस अवस्था में, या ग्रोथ स्टेज जिसको वृद्धि चरण कहा जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, रेवेन्यू पूछा गया है, तेज जिसमें राजस्व वृद्धि होती है, तेज, तीव्र का मतलब तेज राजस्व वृद्धि होती है, वो किस में हो सकती है। डिक्लाइन स्टेज, अगर चरण ही गिरावट का है यानी कि अभी मंदी का दौर है, तो राजस्व की वृद्धि हो सकती है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इंट्रोडक्शन, अभी आपका काम शुरू हुआ है, इंट्रोडक्शन परिचय वाली स्टेज पे हो, यहां भी आपका जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं होगी, रेवेन्यू ग्रोथ कम ही रहेगी। मैच्योरिटी स्टेज, जब आप परिपक्व हो जाएगा आपका बिजनेस या एंटरप्राइज, तो उस समय पर भी आप जो आपकी इंक्रीज होने की रेवेन्यू ग्रोथ की जो चाल होती है वो ज्यादा स्टिप नहीं होती, ज्यादा तेज नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी हमारी ऑप्शन है ग्रोथ स्टेज यानी कि वृद्धि चरण, यानी कि जब आपकी ग्रोथ चल रही होगी जिस टाइम पर, चाहे वो देश है चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, तो जब वृद्धि चल रही होगी, ग्रोथ स्टेज चल रही होगी, वो चरण चल रहा है वृद्धि का, तो हमारा जो रेवेन्यू है और जो राजस्व है वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड, आगे हमें ब्लैंक दिया गया, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक्सेल में किसी रो जिसको पंक्ति कहते हैं, कॉलम यानी कि स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। आपने अगर एक्सेल में काम किया होगा तो हमारी एक साइड रो होती है ऐसे और एक साइड हमारे कॉलम होते हैं ऐसे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये मिलते हैं, यानी कि यहां पर ये जैसे इंटरसेक्ट किया हुआ है ये, तो इसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास है वर्कशीट, नहीं, वर्कशीट जिस पेज पर हम काम करते हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, तो वर्कशीट नहीं कहते हम उसको, लेबल भी नहीं कहते, स्क्वायर भी नहीं कहते, सेल, यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। डी पर हम टिक करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो।
यानी कि रो और जो कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो ये बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो क्या कहा जाता है? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द पोमोडोरा टेक्निक इज अ सिस्टम दैट एनकरेजेस पीपल टू वर्क विद द टाइम दे हैव। सो व्हाट इज द पोमोडोरा टेक्निक यूज्ड फॉर? यानी कि पोमोडोरा टेक्निक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उसके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरा टेक्निक किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, उसने खुद बताया जो पोमोडोरा टेक्निक है एक सिस्टम है जो एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है लोगों को दिए गए टाइम में अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि सभी के पास, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, इससे ज्यादा तो किसी के पास समय है ही नहीं। तो इन जो भी उसके पास समय उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसी समय में अच्छे से अच्छा काम वो कैसे कर सकता है, ये बताती है ये टेक्निक। ऑप्शन आपके पास है मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द वन टास्क फॉर ए लॉन्गर। समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करना। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खुद बताया जो पोमोडोरा टेक्निक है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? टाइम को मैनेज करने के लिए। यानी कि एक टास्क पर, जो सबसे पहले हम एक टास्क डिसाइड करते हैं, इसमें बता भी देता हूं क्या होता है पोमोडोरा टेक्निक में। एक टास्क डिसाइड करते हैं, जो अभी कार्य करना होता है, उस पर हम 25 मिनट के लिए फोकस होते हैं। 25 मिनट उस पर गहराई से काम करेंगे, कंसंट्रेट करके काम करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट का क्या लेंगे? ब्रेक लेंगे। इस टेक्निक में ये कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम फिर 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, फिर 25 मिनट काम किया जाएगा, फिर हमारा 5 मिनट का ब्रेक होगा, फिर हमारा 25 मिनट काम किया जाएगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा। यानी 4 सेट बनाएंगे हम 25-25 मिनट के, उनके बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक। पूरे 4 सेट जब आप कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद एक लंबा ब्रेक आप लेंगे जो 30 मिनट का होगा। तो इस प्रकार से पोमोडोरा टेक्निक ये कहती है कि आप पहले टास्क को डिसाइड करो, फिर उसको 25-25 मिनट के पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ध्यान पूरा केंद्रित करके उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस प्रकार है, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी? कौन सा फार्मूला सही है? यानी कि क्वांटिफाई द क्वालिटी के लिए कौन सा फार्मूला सही है? ऑप्शन आपके पास है P इज इक्वल टू क्यू बाई पी, क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ई इज इक्वल टू ई बाई पी, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो जो क्वांटिफाई द क्वालिटी है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू ई बाई क्यू। बहुत सारे जो ट्रेड है उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। पी होता है, 2 जगह क्यू होता है। इसको अगर आगे मैं बताना चाहूँ तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम? आपके रिज्यूमे में जो मुख्य शीर्षक है उनको रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का आप उपयोग करते हैं या किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है Ctrl+X, Ctrl+L, Ctrl+B, Ctrl+U। तो मैं सभी के लिए बता देता हूँ, ये सभी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम जब भी कोई टाइपिंग करते हैं। तो इसमें जो Ctrl+X है इसका प्रयोग करते हैं हम कोई भी जो टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए। Ctrl+L है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी लाइन को, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए राइट साइड में। Ctrl+B ये आपका जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, यानी कि उसकी स्ट्रोक की जो मोटाई है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है Ctrl+U, इसका प्रयोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। कोई भी टेक्स्ट या लाइन आपको अगर अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कंट्रोल, उसको लाइन को सिलेक्ट करके Ctrl+U दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? अंडरलाइन हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। और रिज्यूम को छोड़ो, कोई भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो जब भी आपको अंडरलाइन करना होगा, जैसे मान लिया मैं विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, यहां से लेकर इसका यहाँ अंडरलाइन करना चाहता हूँ। अंडरलाइन का मतलब ऐसे है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्या दबा दूंगा? Ctrl+U दबा दूंगा, तो ये नीचे इसके एक लाइन आ जाएगी। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 0.5 ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आप एक लाइन भी देख रहे होगे, तो इसी को हम अंडरलाइन कहते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे छात्रों आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होंगी, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट करके भी आप बता सकते हो, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चूज द ओड वर्ड, विषम शब्द को चुनो। देखो यहाँ पर 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना विषम, यानी कि 3 शब्द जो है एक कैटेगरी में आते हैं, चौथा जो शब्द है वो उस कैटेगरी में नहीं आता, वो आपने निकालना है। ऑप्शन आपके पास है सॉरी, थैंक्स, पेपर, प्लीज। तो इसमें देख सकते हो आप जो सॉरी शब्द है, थैंक्स शब्द है, प्लीज शब्द है, इसका प्रयोग हम करते हैं एटिकेट्स दिखाने के लिए। इनको गोल्डन वर्ड कहा जाता है, गोल्डन वर्ड भी कह देते हैं और इनको मैजिक वर्ड भी कहा जाता है। आप
लेकिन यहाँ जो पेपर शब्द है ये ओड है, विषम है, यहाँ इन तीनों जो शब्द इनसे अलग है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान को भरो। क्या लाइन हमें दी गई है, यूर पेंसिल इज ब्लैंक देन माइन। यहाँ हमें जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव है जिसको हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं वो भरना है यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है जो नुकीला नहीं होता, फ्लैट होता है। शार्प, थिक और शार्पर। देखो जब भी हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है या शब्द होता है उसका ईआर लगता है, शार्पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ये बताती है कि आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से ज्यादा नुकीली है। तो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट अ कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है। देखो हम इंग्लिश ग्रामर में जो अगर हमें वर्ड को कनेक्ट करना है, फ्रेज को, क्लोज को या सेंटेंस को कनेक्ट करना है उसके लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कंजक्शन नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास एंड, और का शब्द हम और शब्द का प्रयोग करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी करते हैं, दो लाइनों को जोड़ने के लिए करते हैं, और का प्रयोग भी करते हैं, बट का प्रयोग भी करते हैं, और डी ऑप्शन हमारी ओन। ओन यहाँ पर जो है हमारा कंजक्शन नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, कंजक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो ओन है ये हमारी प्री पोजिशन है। क्या ये प्री पोजिशन, ये हमारी कोई पोजिशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड्स। कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। देखो 4 मानक आपको दिए गए हैं। ISO का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स मानक दिए गए हैं। तो आपने बताना इनमें से कौन सा सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है। देखो ISO 9002 ये भी एक सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड है। 9010, 9003, 9001। तो इसमें से जो हमारा ISO 9003 है ये भी हमारा सर्टिफाइड है, 9001 भी सर्टिफाइड है, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हो। लेकिन ISO 9010 ऐसा कोई भी सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यहाँ पर स्पेस है, हिंदी में पढ़ देते हैं, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास हैं सर्च इंजन, साइबर क्राइम, सोशल नेटवर्किंग, वायरस। सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन का प्रयोग आप क्या करते हो, जैसे देखो गूगल है, गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज खोजनी है, कोई साइट देखनी है तो आप इसमें सर्च करते हो, तो ये हमारी इलीगल एक्टिविटी नहीं होती। साइबर क्राइम, जिसको ब्रैकेट में देखो अपराध लिखा हुआ है, तो साइबर क्राइम हमारी इलीगल एक्टिविटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जैसे हमारी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ये भी हमारा इलीगल जो एक्टिविटी नहीं। वायरस, वायरस होता है जो सिस्टम में अगर आप वायरस आ जाता है तो वो सिस्टम की फाइल वगैरह उड़ा देता है, डिलीट कर देता है, तो वायरस भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं आएगा। ये हमारा इलीगल एक्टिविटी में क्या आएगा, यहाँ पर साइबर क्राइम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, हम प्रत्येक क्वेश्चन बहुत समझ के कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर हो जाओगे। तो हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक वीडियो में, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा ना हो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं इन 10 क्वेश्चन में से जो हमने आज की वीडियो में किए आपको कितने क्वेश्चन आंसर पहले से ही पता थे। इसके अलावा जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।